इंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, उसमें हमने आपको बताया था कि जिस प्रकार से विधायी शक्तियों का, लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं। एक है यूनियन लिस्ट, जिसको हम कहते हैं संघीय सूची, जिसको क्या कहते हैं, संघीय सूची। दूसरा है स्टेट लिस्ट, जिसको क्या कहते हैं, राज्य सूची। तीसरा क्या है, समवर्ती सूची, जिसको कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। क्योंकि भारत में संघीय व्यवस्था है, क्योंकि भारत में फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर में 2 सरकारें होती हैं, किसी भी देश में 2 सरकारें होती हैं, एक केंद्र की सरकार, एक राज्य की सरकार। और इन सरकारों के बीच में संविधान के द्वारा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इन राज्यों में संविधान के द्वारा शक्तियां बांटी जाती हैं। ये शक्तियां केंद्र सरकार की होंगी, ये शक्ति राज्य सरकार की होगी, ठीक ऐसी व्यवस्था की जाती है। तो वो चीज हमारे यहां भी है, तो जो हमारे संघीय व्यवस्था है, तो संविधान के द्वारा जो है, जो यूनियन लिस्ट है, इसमें कितने विषय रखे गए हैं, 98। संविधान द्वारा 97 रखे गए हैं। ऑफिशियली जो है आपके इसमें विषय जो है 97 है, मगर जब आप गिनती गिनना शुरू करोगे 1 2 3 4 5 6, तो कितने विषय आएंगे, 98। एग्जाम में प्रश्न आ जाए संघीय सूची में कितने विषय हैं, तो आप क्या कहोगे, 97। स्टेट लिस्ट में कितने विषय रखे गए हैं, 66। ऑफिशियली 66 विषय रखे गए हैं, मगर जब आप काउंटिंग करोगे तो कई चीजें ओमिट कर दी गई हैं, कई विषय हटा दिए गए हैं, तो जब आप काउंटिंग करोगे तो कितने विषय आएंगे, 59। समवर्ती सूची में कितने विषय रखे गए, 47। लेकिन जब आप गिनती गिनना शुरू करोगे तो वहां 52 आएगा। तो ऑफिशियली आधिकारिक रूप से 47 के बाद 48 एंट्री आपको जो है समवर्ती सूची में नहीं मिलेगी। 47 लास्ट एंट्री है, ये अंतिम प्रविष्टि है, उसके बाद 48 49 वहां नहीं है। लेकिन आप गिनती के लोगों तो बीच में कहीं ए, कहीं बी, कहीं सी करके का खा गा करके किसी एंट्री में का जोड़ दिया, किसी एंट्री में खा जोड़ दिया, इस प्रकार से बीच बीच में एंट्री जोड़ी गई है। तो आपको टोटल 52 आइटम्स मिलेंगे, ठीक। पूछा जाएगा तो आपको ये बताना है ऑफिशियल जो है, लेकिन अब विकल्प में मान लीजिए वहां पर ऑप्शन में 47 है ही नहीं, तो फिर आपको 52 ढूंढना है। 52 है क्या, अर्थात वो आपसे काउंटिंग करवा रहा है, आयोग आपसे वो आंसर चाहता है जो काउंटिंग करने पे आ रहा है। हाँ, तो 47 ही होगा। अगर 47 वहां दिया गया, इसलिए कि 48 एंट्री वहां कोई है ही नहीं, इसलिए। इतनी बात क्लियर है ना, ये बात कई बार बताइए। तो जहां फेडरल स्ट्रक्चर होता है वहां शक्तियां बांटी जाती हैं, और शक्तियां बांटी क्या जाती हैं, तो वो वही बंटवारा, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स किया गया है, ठीक। यहां तक की बात हुई। अब जो जब कानून बनाने की बात आएगी, केंद्र राज्य विधायी संबंध, सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन, तो सेंटर माने संसद या केंद्र सरकार इन 97 टॉपिक्स पर कानून बना सकती है, इस पर कानून नहीं बना सकती। राज्य सरकारें इन 66 विषयों पर कानून बनाएंगे, इस पर कानून नहीं बनाएंगे। ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स है, ये शक्तियां बांटी गई कि आपका ये विषय है, डिफेंस पे आप कानून बनाइए, आर्मी पे आप कानून बनाइए, न्यूक्लियर एनर्जी पे आप कानून बनाइए, फॉरेन पॉलिसी में आप कानून बनाइए, सिटीजनशिप में आप कानून बनाइए। आपको कानून नहीं बनाना है, इनका काम है जेल पर आप कानून बनाइए, कारागार, लॉ एंड ऑर्डर पे आप कानून बनाइए, एग्रीकल्चर पे आप कानून बनाइए, इरिगेशन पे आप कानून बनाइए, लोकल गवर्नमेंट में माने पंचायतें, म्यूनिसिपैलिटी आप कानून बनाइए, उसमें आप कानून नहीं बनाओगे। ये शक्तियां बांटी गई हैं। तो विधायी शक्तियां क्या है, इन 97 विषय पर जो है जब केंद्र सरकार कानून बनाता है, इन 66 विषय पर सरकारें कानून बनाती हैं, और इसमें संवर्ती है कॉन्करेंट, इसमें दोनों कानून बनाएंगे, केंद्र सरकार भी कानून बनाएगी, राज्य सरकारें भी कानून बनाएंगी, ये संवर्ती है। इसके अलावा अगर कोई विषय और नया आता है जो इन तीनों में कहीं नहीं दिया गया है, उसको कहते हैं अवशिष्ट शक्ति, रेजिडरी पावर। और अवशिष्ट शक्ति में कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई है, केंद्र सरकार को। अगर कोई विषय ऐसा देता है जो इन तीनों में नहीं है,
क्योंकि विषय नए नए सामने आते जाते हैं। अब संविधान जब बना था उस समय साइबर जैसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं थी। आज साइबर क्राइम हो रहा है। अब साइबर क्राइम ना तो यहाँ लिखा है, ना यहाँ लिखा, ना यहाँ लिखा। तो साइबर क्राइम पर अगर कोई कानून बनाना है, कौन बनाएगा? क्योंकि अवशिष्ट विषय है, लेजेंडरी सब्जेक्ट है, जो इनमें से कहीं नहीं है, तो उसको सेंट्रल को दे दिया जाता है, उस पर कानून आप बनाइए। स्पेस रिसर्च, जब संविधान निर्माता ने संविधान बनाया था तो उन्होंने स्पेस रिसर्च जैसी कोई चीज सोची नहीं थी। अब स्पेस रिसर्च पर अगर कोई कानून बनाना है तो ना तो यहाँ पर है, ना यहाँ पर वो टॉपिक है, ना यहाँ टॉपिक है, माने वो छूटा हुआ टॉपिक है, वो अवशिष्ट विषय है, उस पर कानून कौन बनाएगा? नहीं बनाएगा। ठीक, ये केंद्र राज्य विधायी संबंध है। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध क्या है? जिस विषय पर सेंटर ने कानून बनाया है उस पर प्रशासन कौन करेगा? केंद्र सरकार के कर्मचारी कानून शासन करेंगे, प्रशासन करेंगे। मान लीजिए नागरिकता पर कानून बनाया गया है तो नागरिकता के कानून को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? केंद्र सरकार के कर्मचारी करेंगे। मान लीजिए इरिगेशन पर, एग्रीकल्चर पर कोई कानून बनाया गया है, उस कानून को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? उस कानून का प्रशासन कौन करेगा? राज्य सरकार के कर्मचारी करेंगे। ये केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध है। ठीक, समवर्ती सूची में कोई कानून बना है, समवर्ती सूची में दो कानून बनाएंगे, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बनाती है। समवर्ती सूची में कोई कानून बना है, समवर्ती सूची पर प्रशासन कौन करेगा? कौन से कर्मचारी प्रशासन करेंगे? केंद्र सरकार के कर्मचारी प्रशासन करेंगे कि राज्य सरकार के कर्मचारी प्रशासन करेंगे कि दोनों मिलकर समवर्ती सूची के विषयों पर प्रशासन करेंगे? क्या आंसर होगा? दोनों। क्या आंसर होगा? हम केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध की बात कर रहे हैं, सेंट्रल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव रिलेशंस की बात कर रहे हैं। जो कानून बना है समवर्ती सूची में, वन समवर्ती सूची का विषय है। फॉरेस्ट पे कानून बना, मान लीजिए केंद्र सरकार ने फॉरेस्ट में कुछ कानून बनाया, राज्य सरकार भी बना सकती है। अब समवर्ती सूची में कोई कानून बनाया है, उस कानून को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? हाँ, उसको स्टेट करेगा। समवर्ती सूची में हालांकि दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन जब उनके प्रशासन की बात आती है तो वो प्रशासन स्टेट ही करता है, वो राज्य केंद्र सरकार नहीं करती। ये बात आपको याद रखना है। इस विषय पर जो कानून बनाया गया उस पर प्रशासन कौन करेगा? केंद्र सरकार के कर्मचारी। इस विषय पर जो कानून बनाया गया उस पर प्रशासन कौन करेगा? राज्य सरकार के कर्मचारी। मगर समवर्ती सूची में जो कानून बनाया, चाहे स्टेट बनाए तो चाहे सेंट्रल बनाए, जब प्रशासन की बारी आएगी तो स्टेट के कर्मचारी, पीसीएस अधिकारी या दूसरे लोग जो आईएएस ऑफिसर भी हैं जो स्टेट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो काम करेंगे। उसमें सेंट्रल सर्विस के, यूनियन सर्विस के जो कर्मचारी, उस पर प्रशासन नहीं करते। ये केवल विधायी प्रशासन संबंध हो गया। अब हम जो पढ़ा रहे थे तो पुरानी बातें हैं, हम जो पढ़ा थे वो हम बता रहे थे केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, ये हम पढ़ा रहे थे। ठीक, समवर्ती सूची में 97 विषय हैं, हम कहे 98 विषय हैं। ठीक, इन 98 विषय में से ऐसे 13 सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे 13 सब्जेक्ट्स हैं जिस पर टैक्स लगाया जा सकता है। 97 विषय में 98 में से सब में टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इन 98 विषय में से 13 सब्जेक्ट है, वो किससे जुड़े हैं? वो टैक्सेशन से जुड़े हैं। ये बात समझिएगा, ये बात समझ आ रही है जो कहना चाह रहे हैं। जैसे यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको मिलेगा इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स। अब सर्विस टैक्स अब जो है हटा दिया गया, जीएसटी मर्ज कर दिया गया है तो अब हटा दिया। लेकिन हाँ, कभी सर्विस टैक्स हुआ करता था। तो यहाँ पर वो 13 सब्जेक्ट दिए गए। सर्विस टैक्स हट गया, उसको हटाने के बाद 13 है। सर्विस टैक्स हट गया है। जब सर्विस टैक्स था तो 13 नहीं थे, तब ज्यादा थे। आज कई टैक्स यूनियन लिस्ट के, आज कई टैक्स जीएसटी में शामिल कर दिए गए हैं। ठीक, तो उनको हटाने के बाद इसमें 13 सब्जेक्ट होते हैं जिस पर टैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। हम ये बता रहे हैं कि यूनियन लिस्ट में विषय तो आपके 98 हैं। ठीक, लेकिन उनमें से सिर्फ 13 आइटम्स ऐसे हैं जिनका संबंध टैक्सेशन से है। टैक्सेशन ये डायरेक्ट टैक्सेशन हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो सकता है। जैसे कई चीजें हैं जिसे अभी जीएसटी नहीं लगा है, जैसे शराब है, शराब में जीएसटी नहीं लगा है, पीने वाली शराब। ठीक, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो शराब को जब बेचा जाएगा, मान लीजिए उत्तर प्रदेश शराब बिक रही है, जीएसटी लगा तो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार बिक्री कर लगाएगी। शराब किसी चीज के बेचने पर बिक्री कर जो है राज्य सरकार लगाएगी।
ये केंद्र सरकार नहीं लगाएगी। राज्य सरकार के पास 59 विषय हैं। इन 59 विषय में से ऐसे 18 आइटम्स हैं जिनका संबंध किससे? टैक्सेशन से। माने 59 में से 18 विषय ऐसे होंगे जिनका संबंध टैक्स होगा। जैसे एग्रीकल्चर इनकम, इस पर टैक्स लगता है। पहले इंटरटेनमेंट टैक्स हुआ करता था, अब वो जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। अब यहां से इंटरटेनमेंट टैक्स हटा दिया गया है। लेकिन अभी भी जो लोकल गवर्नमेंट है, सब पंचायतें हैं, म्यूनिसिपैलिटी है, यहां पर इस लेवल पर अभी इंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, तो इंटरटेनमेंट टैक्स आ जाएगा। शराब को बेचना है, शराब के बेचने पर जो बिक्री कर होता है इसको हम वैट कहते हैं, अभी वैट इसमें आ रहा है। हम ये बता रहे हैं कि 98 विषय में से 13 विषय ऐसे हैं जो यूनियन लिस्ट संबंधित यहाँ टैक्स भी लगाया जाता है। 59 विषय में से 18 आइटम्स ऐसे हैं स्टेट के पास जिनका संबंध टैक्स से है। यहां तक की बात हो गई थी। हमने आपको ये लिखाया था कि समवर्ती सूची में यूनियन लिस्ट में 13 आइटम्स ऐसे दिए गए हैं जिस पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। स्टेट लिस्ट में 18 आइटम्स ऐसे हैं जिस पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार को है। अर्थात इन 18 आइटम्स में केंद्र सरकार कर नहीं लगा सकती, राज्य सरकार से कर लगाएगा, कर से जो पैसा आया उसको वसूलेगा और अपनी जेब में रखेगा, उससे राज्य सड़कें बनवाएगा, किसी को लैपटॉप बांटेगा, जो कुछ करेगा। ठीक, तो ये 13 आइटम्स में यूनियन टैक्सेशन कौन करेगा? केंद्र सरकार। इन 18 आइटम्स पर स्टेट टैक्सेशन कौन करेगा? राज्य सरकार। और क्या होता था समवर्ती सूची में अभी तक जो है टैक्सेशन के कोई आइटम्स नहीं थे। ठीक, माने संशोधन हुआ और उसके बाद 2016 में उसके बाद जो एक नया कर आया जीएसटी में यहां से करीब जो है कोई आइटम नहीं था। 2016 के पास जीएसटी आया, जीएसटी को हमने समवर्ती सूची रखा। जीएसटी कर है, ये समवर्ती सूची का है। जीएसटी अब दोनों लोग मिलकर लगाते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। मान लीजिए इस पेन पर जीएसटी लग रहा है, मान लीजिए ये पेन 20 रुपए का है, इसका मार्केट वैल्यू 20 रुपए है, जिसमें से 2 रुपए पर जीएसटी लगा हुआ है। ठीक, माने पेन है 18 रुपए का, 2 रुपए जीएसटी, तो हमको मिलेगा 20 रुपए में। ये जो 2 रुपए जीएसटी लगा हुआ है, इस 2 रुपए में से 1 रुपए जो है केंद्र सरकार के खजाने में जमा किया जाएगा और 1 रुपए जो है राज्य सरकार के खजाने में जमा किया जाएगा। ठीक, तो आज क्या हो रहा है, आज जीएसटी जो है एक ऐसा कानून है जिसमें दोनों सरकारों का हिस्सा है, इसलिए इसको आज समवर्ती सूची में रखा गया है। हाँ, जो केंद्र सरकार का हिस्सा है, जिससे उसमें 18 रुपए का पेन था और 2 रुपए इसमें जो है कर था, तो 2 रुपए में से 1 रुपए केंद्र सरकार की जाएगा, उसको कहते हैं सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, और 1 रुपए राज्य सरकार को मिलेगा, वो स्टेट जीएसटी। ठीक, जीएसटी हम इकोनॉमी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग जो है पॉलिटिकल एंगल से सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। ठीक, फाइनेंशियल रिस्पेक्ट में। तो यहां तक की बातें हो गई थी ना। अब हमने आपको बताया था कर लगाया कैसे जाता है। मैंने आपको बताया था कर लगाने का निर्णय, मान लीजिए 18 आइटम्स हैं, इन 18 आइटम्स में कर लगाना है कि कर नहीं लगाना है, यह निर्णय क्योंकि स्टेट लिस्ट का विषय है तो यह राज्य सरकार तय करेगी, जो कि कैबिनेट तय करेगा। जैसे एग्रीकल्चर इनकम, ये जो है स्टेट लिस्ट का विषय है। अब एग्रीकल्चर से जो इनकम हो रही है उसमें टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना है, ये कौन तय करेगा? उत्तर प्रदेश की सरकार तय करेगी, ये उसका विषय है। ये स्टेट लिस्ट के उन 18 विषयों में से एक है टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, प्रोड्यूस होने वाली आय पर टैक्स। अब लगाना के लिए लगाना उत्तर प्रदेश सरकार तय करेगी। अब मान लीजिए योगी कैबिनेट ने तय किया कि हम एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स लगाएंगे,
नॉर्मली एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगाया जाता। किसान वैसे जो है भूखे नंगे रहते हैं, वो जो कुछ ऋण देते हैं उसको भी कहते हैं माफी जाओ, रखो ना चुकाओ, तुम क्या चुका पाओगे, तो उनसे आय पर क्या टैक्स लिया जाए, तो उनको टैक्स से फ्री रखा जाता है। लेकिन राज्य सरकार का चूंकि विषय है, तो राज्य सरकार अगर चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट ने, योगी कैबिनेट ने सपोज तय किया कि मुझे एग्रीकल्चर इनकम पर जो है टैक्स लगाना है। ठीक, मान लीजिए ऐसा उन्होंने तय किया, तो टैक्स कैसे लगाया जाएगा? कैबिनेट ने निर्णय किया हमको टैक्स लगाना है, तो उनके निर्णय से टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स जो है लेजिस्लेचर के द्वारा, विधायिका के द्वारा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के द्वारा कानून बना के लगाया जाएगा, बिल पास कराना पड़ेगा। क्योंकि आर्टिकल 265 एक आर्टिकल है, आर्टिकल 265 ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि बिना विधि प्राधिकार के कोई कर आरोपित नहीं किया जा सकता। नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। बिना विधि प्राधिकार के, माने कोई टैक्स लगाना है तो वो टैक्स तभी लगाया जाएगा जब उसको आप कानून के रूप में पास कराओगे। अब अगर योगी सरकार कोई टैक्स लगाना चाहती है तो योगी सरकार को उस टैक्स का प्रपोजल, उस टैक्स का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में रखना पड़ेगा। और जब यहां मेजॉरिटी से वो पास हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के गवर्नर में सिग्नेचर कर देंगे, तब उस टैक्स का कानून बन जाएगा। और फिर उस टैक्स को लगाने का, अब उस टैक्स के अनुसार आगे काम करने का, टैक्स वसूली का अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार को मिल जाएगा। तो टैक्स लगाता कौन है? टैक्स लगाने का निर्णय तो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका करती है, माने कैबिनेट करेगा, लेकिन निर्णय मात्र से टैक्स नहीं लग जाएगा। आपने निर्णय किया, अब जाइए विधानसभा में, अगर राज्य सरकार का कर है, महाराष्ट्र सरकार कोई कर लगाना चाहती है, तो महाराष्ट्र सरकार का मंत्रिमंडल, महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ये तय करेगी कि इस विषय पर टैक्स लगना चाहिए। लेकिन टैक्स तब लगेगा जब वो प्रस्ताव वहां की महाराष्ट्र की विधानसभा में रखा जाएगा, और वहां से जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा और उसमें वहां के गवर्नर सिग्नेचर कर देंगे तो वो कानून बन जाएगा, और कानून बनने के बाद ही टैक्स लगेगा। यही हाल केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार कस्टम ड्यूटी में मान लीजिए कोई रेट चेंज करना चाहती है, किसी वस्तु पे कस्टम ड्यूटी मान लीजिए 5% लग रही है, और केंद्र सरकार कहती है कि कस्टम ड्यूटी में बढ़ा दें, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दें। विदेश से जो माल आ रहा है, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का या चीन का माल आ रहा है, चलिए इसमें हम कस्टम ड्यूटी, इसमें आयात कर हम बढ़ा दें ताकि माल यहां महंगा बिके। तो आपको अगर कर का रेट बढ़ाना है तो ये निर्णय किया कैबिनेट ने, मोदी कैबिनेट ने निर्णय किया कि हमको कस्टम ड्यूटी बढ़ा देनी है ताकि माल जब आएगा कि हम महंगा हो जाएगा। जैसे बॉर्डर प्रवेश करेगा, हम उसमें ड्यूटी लगा देंगे, आप 10% टैक्स दीजिए तो माल यहां महंगा हो जाएगा। तो ये जो मोदी कैबिनेट ने जो निर्णय किया है, ये निर्णय तभी माना जाएगा जब उस निर्णय के अनुसार आप एक भारत की संसद में एक जो है बिल लाइए, उसमें कहिए कि अब कस्टम ड्यूटी जो अब तक 5% लग रही थी बढ़ाकर 10% की जाती है। और जब वो बिल पास हो जाएगा तो उसके बाद जो है रेट बढ़ जाएंगे। तो कर लगाया कैसे जाता है? कर जो है विधानसभा अगर राज्य का कर है, जब संसद अगर भारत सरकार का है, वहां पर कानून बना के लगाया जाता है। इतनी बात भी पिछले क्लास में समझाई थी, बात रिवीजन में आ गई, एकदम क्लियर है। सरकार निर्णय करती कि हमको कर बढ़ाना है कि घटाना है, लेकिन ये काम तभी हो पाएगा जब आपको यहां पर अप्रूवल, आपको लेजिस्लेचर में, विधायिका में, अर्थात उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा, महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की विधानसभा, और भारत सरकार की बात है तो यहां पर विधानसभा, कौन सी विधानसभा? संसद। वहां पर जो है जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा, कानून बन जाएगा, तभी टैक्स लगेगा। एक बहुत प्रसिद्ध जो है एक जो कथन है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये जो स्लोगन था यह अमेरिकी क्रांति से निकला था। वह यह था कि अमेरिका में जो है ब्रिटेन का कब्जा था। अब ब्रिटेन की संसद मनमाने तरीके से टैक्स लगाती थी अमेरिका के वासियों पर। अमेरिका वासियों को कहना था कि देखिए टैक्स हम पर लग रहा है, और टैक्स लगा रही है ब्रिटेन की संसद क्योंकि उनका ऊपर कब्जा था, अमेरिका वासी उनके गुलाम थे। और ब्रिटेन की संसद में हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं, ब्रिटेन की संसद में हमारे लोग बैठे हुए नहीं है, तो हम पर कर लग रहा है
बिना हमसे पूछे लगा कर। हम पर कर कौन लगा रहा है? ब्रिटेन की संसद कर लगा रही है, और ब्रिटेन की संसद में अमेरिका वासी नहीं है। वहां ब्रिटेन की संसद में ब्रिटेन के लोग चुन के गए हैं, अमेरिका के लोग चुन के नहीं गए हैं। तो ब्रिटेन की संसद को इस बात का कोई अधिकार नहीं कि हम अमेरिकी पर कर लगाए। और ब्रिटेन का कहना था कि तुम मेरे गुलाम हो, कर तुम पे हम लगाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर, इस सिद्धांत को लेकर, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, अगर प्रतिनिधित्व नहीं है तो करारोपण में नहीं होगा। जो इन्होंने जो स्लोगन दिया, स्लोगन के आधार पर जो है अमेरिका के लोगों और ब्रिटेन के लोगों में लड़ाई हो गई, और वहां पर स्वतंत्रता युद्ध छिड़ा गया, और फिर अमेरिका जो है ब्रिटेन से आजाद हुआ। तो वो स्लोगन आज तक चल रहा है कि हम पर कर कौन लगाएगा? हम पर कर लगाएंगे हमारे प्रतिनिधि लोग, जिनको हमने चुन के संसद भेजा है, वो कर लगाएंगे। बात कंसेप्ट क्लियर है? तो आर्टिकल 265 जो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसमें यह बताया गया है कि बिना विधि के प्राधिकार के, विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, बिना कानूनी प्राधिकार के कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। अर्थात टैक्स लगाने का अथॉरिटी जो है संसद या विधानसभा के पास होती है। ठीक, यहां तक की बात हो चुकी थी। आज यहां पर बात की जाएगी। यहां तक बता दिया था ना मैं। अब देख हेडिंग डालिए, दिखाइए क्या लिखा है। ये फेयर है क्या तुम्हारी? क्या रफ है? रफ है तो कुछ हेडिंग में कुछ अंडरलाइन वगैरह कुछ नहीं है। द स्टेट लेजिस्लेचर हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ ऑफ टैक्सेशन ऑन द सब्जेक्ट enumerated in the state list. They are 18 in number. Enumerated की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, लक्ष्मीकांत रखी कि नहीं रखी है? तो किताब को पढ़ो, जब किताब को पढ़ोगे तो स्पेलिंग सही आएंगे, नहीं तो क्या होगा, एग्जाम में आप गलत स्पेलिंग लिखोगे। थोड़ी बहुत गलतियां हो जाए चलता है, लेकिन हर एक गलती तो फिर खराब इंप्रेशन पड़ता है। तो आप बुक पढ़ेंगे तो आपको हर वर्ड की सही स्पेलिंग पता है। इन्यूमरेटेड के लिए आपने IN का प्रयोग किया है, जबकि EN का प्रयोग होता है। देखिए हेडिंग आइए, कनकरेंट लिस्ट। हेडिंग है समवर्ती सूची। देखिए केंद्र राज्य, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। उसी कड़ी में हम लोग आज आगे पढ़ रहे हैं समवर्ती सूची। देयर was no subject of taxation in the concurrent list until 101st Constitutional Amendment Act, 2016 until 101st Constitutional Amendment Act until 101st Constitutional Amendment Act, 2016। समवर्ती सूची में वर्ष 2016 से पहले करारोपण से संबंधित कोई विषय नहीं था। समवर्ती सूची में वर्ष 2016 से पहले करारोपण से संबंधित कोई विषय नहीं था। संविधान संशोधन अधिनियम 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 101वां 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, ब्रैकेट में लिख लीजिए, जीएसटी से संबंधित,
ब्रैकेट में लिखिए कि जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध जो है जीएसटी से है। संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा जीएसटी के द्वारा जीएसटी को समवर्ती सूची में डाला गया, जीएसटी को समवर्ती सूची में डाला गया, जीएसटी को समवर्ती सूची में डाला गया। This amendment has introduced a new tax, namely GST. This amendment has introduced a new tax, namely GST, in the concurrent list. This means both the parliament and state legislature. This means both the parliament and the state legislature has concurrent power to make laws, governing GST. Both has the concurrent power to make laws governing GST. हिंदी में क्या लिखा है? आखिरी लाइन पढ़िए। अर्थात यह लिखा है, वर्तमान स्थिति अब यह है कि जीएसटी के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही, वर्तमान स्थिति यह है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही जीएसटी से संबंधित माने गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी से संबंधित कानून बना सकती हैं। तो देखिए, जहां पर जीएसटी लागू नहीं है, ऐसे 13 सब्जेक्ट हैं जहां पर ध्यान दीजिए, ध्यान नहीं दोगे तो फिर चूक जाओगे। ये पॉलिटी का जो हम पोर्शन सब पढ़ा रहे हैं, ये पॉलिटी का एक टफ पोर्शन माना जाता है। पॉलिटी के दूसरे पोर्शन अपेक्षाकृत आसान है। हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई एक पोर्शन ऐसा होता है जो टफ होता है। उसी प्रकार से सेंटर स्टेट रिलेशन और इन पर्टिकुलर सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन हमारे जो है पॉलिटी का एक डिफिकल्ट, एक टफ टॉपिक है। अगर पूरी ईमानदारी से पढ़ाएंगे तो पता नहीं बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, उसके बाद भी पता नहीं आप लोग कितना समझ पाओगे। ठीक, ये टफ टॉपिक है, बहुत आपको गंभीर होकर इसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो लगेगा समझ में आया, बाद से कंफ्यूजन ही हाथ आएगा। उसके अलावा आपको हमसे पढ़ने के बाद आपको किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि संभव नहीं कि सारी चीजें हम बता पाए। ठीक, हमसे पढ़ने के बाद आपका बेस तैयार हो जाएगा, फिर आप किताब पढ़ोगे तो किताब आपको जल्दी समझ में आएगी, और फिर वहां कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मेरे पास आओगे, हम आपको बताएंगे इसको ड्रॉप कर दो, बेकार है, मत अपने दिमाग को खराब करो, या बताएंगे इसमें हाँ इसमें कुछ मेरिट है, इसमें कोई पॉइंट है, इसका अर्थ सही होता है। ठीक, जो 13 सब्जेक्ट हैं जो वो है जिनमें जीएसटी नहीं लागू होता है, क्योंकि जीएसटी नहीं लागू होता तो उसमें एक्सक्लूसिव पावर जो है केंद्र सरकार का है कानून बनाने का, क्योंकि यूनियन लिस्ट में आइटम है। ये 18 आइटम जो है स्टेट लिस्ट में है, इनमें जीएसटी लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि जीएसटी में भी सारे कानून नहीं आए हैं।
तो ये 18 आइटम जहां पे जीएसटी नहीं लग रहा है वहां पर एक्सक्लूसिव जो है अथॉरिटी राज्य सरकारों को है कानून बनाने का, माने स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगा। मगर जो विषय जीएसटी में आ गए हैं उस पर दोनों लोग कानून बनाते हैं। तो जीएसटी में कौन कौन से विषय हैं वो सब आपको लक्ष्मी कानून में मिल जाएगा। करीब जो है यहां से जो है 8 आइटम उठाए गए, जहां से 9 आइटम उठाए गए, लगभग 17 टॉपिक जिस पर अब तक केंद्र सरकार अपने टैक्स लगाती थी, राज्य सरकार अपने अलग टैक्स लगाती थी, उनको मर्ज करके जीएसटी बना दिया गया है। और उसमें जीएसटी लगेगा और जीएसटी से जो पैसा आएगा आधा आधा केंद्र और राज्य ले लेंगे, जिस पर आधा कर रहे हैं। मान लीजिए कल तक इसमें वैट लगता था, कल तक मान लीजिए ये जो स्टेट लिस्ट का विषय था, ठीक, तो इसमें बिक्री कर लगेगा। जब ये बेचा जाएगा पेन तो बिक्री कर लगेगा। बिक्री कर जो है राज्य सरकार का होता है, राज्य सरकार लगाती बिक्री कर कितना होगा। अब उत्तर प्रदेश में पेन बिक रहा है, पेन 18 रुपए का, उत्तर प्रदेश सरकार के हम 2 रुपए बिक्री कर लगाएंगे तो उत्तर प्रदेश में ये पेन कितने का बिकेगा? 20 रुपए का। महाराष्ट्र में भी पेन मान लीजिए बन रहा है, वहां पे इसका 18 रुपए कीमत है। महाराष्ट्र सरकार कहती नहीं, हम इस पर जो है 3 रुपए बिक्री कर लगाएंगे, तो महाराष्ट्र में यही पेन कितने का बिकेगा? 21 रुपए का। तमिलनाडु सरकार में भी मान लीजिए पेन की मैन्युफैक्चरिंग होती है और तमिलनाडु में भी इसकी कॉस्ट आती है 18 रुपए, मगर तमिलनाडु सरकार कहती है हम इस पर 4 रुपए बिक्री कर लगाएंगे, तो यही पेन तमिलनाडु में कितने का बिकेगा? 22 का। ठीक, तो वो पेन जिसकी कॉस्ट 18 रुपए आ रही है हर राज्य में मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन उसके बाद भी उस पर अलग अलग राज्य अलग अलग बिक्री कर सेल टैक्स लगा रहे हैं, इसलिए उसकी कीमत अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। ठीक, अब मान लीजिए इस पेन को जीएसटी के दायरे में ला दिया गया, इस पेन पर जो है अब जीएसटी लगेगा। अब जीएसटी लगेगा तो अब जीएसटी की एक निश्चित दर होगी। अब राज्य सरकार खुद निर्णय नहीं करेंगे कि हम इसमें 2 रुपए बिक्री कर लगाएंगे, महाराष्ट्र के लिए हम 3 रुपए लगाएंगे, तमिलनाडु के लिए 4 रुपए लगाएंगे, नहीं, आप इनके नहीं चलेगी। अब तो जीएसटी काउंसिल एक बनाई गई है, वो जो बता देगी इसमें जीएसटी लगेगा, उसने कहा 5% जीएसटी लगेगा या 2 रुपए इसमें लगेगा जीएसटी, तो फिर हम हर जगह इसमें 2 रुपए जीएसटी लगेगा। ठीक, तो इसमें क्या था कि जो राज्य सरकारें अपना कर लगाती हैं, खुद तय करती है हमको कर कितना रखना है, तो एक ही आइटम पर अलग अलग जगह पर कर अलग अलग लगते हैं। शराब है, शराब पर जो बिक्री कर लगता है जिसको हम वैट कहते हैं, शराब पे जो वैट लगता है, देखिए पहले बिक्री कर था, बिक्री कर को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, बिक्री कर को थोड़ा सा जो है साइंटिफिक किया गया और साइंटिफिक करके बिक्री कर का नया नाम रखा गया है वैट। शराब पर अभी जीएसटी नहीं लगता। ठीक, तो शराब जब बेची जाएगी तो राज्य सरकार बिक्री कर राज्य सरकार का कर है, केंद्र सरकार का नहीं है, तो उत्तर प्रदेश सरकार शराब पर बिक्री कर लगाएगी। एमपी में ही तो एमपी वाला जो है ज्यादा पैसा बटोर रहा है, एमपी वाला जो है शराब पर ज्यादा बिक्री कर लगा ज्यादा पैसा बटोर रहा है, अपने खजाने भर रहा है। उत्तर प्रदेश वाले कम पैसा बटोर रहे हैं, तो उसी शराब पर अलग अलग जगह पर अलग अलग जो है आपको कीमत मिलेगी उन्हीं शराब की, क्योंकि ये राज्य सरकार का कर है। उत्तर शराब बिकेगी, बिक्री कर राज्य सरकार का कर होता है, तो राज्य सरकार अपने पैसे लगाते हैं। सपोज कल को शराब को जो है हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए हम समझने के लिए कल्पना कर रहे हैं, शराब को जो है संविधान में संशोधन करके शराब को जीएसटी के अंदर में ले आया जाए, तो अब ऐसा नहीं होगा उत्तर प्रदेश सरकार शराब की बिक्री पे कुछ और कर लगा रही है, महाराष्ट्र का और कर लगा रही है, अब सब जगह सेम कर होगा, हर जगह शराब की एक जैसी कीमत मिलेगी। नहीं, क्यों नहीं कर सकता? अब हम शराब वाला जो टैक्स नहीं लगा रहे, हम नहीं पैसा ले रहे अपना अपने हिस्से का। हाँ, बाकी केंद्र सरकार नहीं, जब शराब नया बिकी नहीं रही तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब टैक्स लगेगा तभी तो बंटवारा होगा कि ये हमारा हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा। केंद्र सरकार का ये, केंद्र सरकार की तुमने शराब बेची है, भाई हम बिकी नहीं रहा है। ठीक, मान लीजिए बिहार सरकार का हम तो अपने शराब बिकेंगे, बैन कर दिया तो बिहार शराब बिकेगा नहीं। अब मान लीजिए शराब पर जीएसटी लग रहा है, तो जब शराब बिकी नहीं रही तो जीएसटी लगेगा नहीं, किसी को कुछ पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार करें हम तो शराब बेचेंगे तो उसमें जीएसटी लगेगा। अगर जीएसटी लगाया जाता है इसको, तो जीएसटी में जो पैसा आएगा आधा पैसा राज्य सरकार रखेगी, आधा पैसा केंद्र सरकार रखेगी। हम ये बता रहे हैं कि जो ये आइटम्स हैं अलग अलग राज्य लोग उसमें अपने अपने तरीके से कर लगाते हैं, क्योंकि राज्य सरकार का विषय है। लेकिन जो विषय जीएसटी में आ जाता है उसमें फिर यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, वहां एक टैक्स लगेगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश में बिके, चाहे वो महाराष्ट्र में बिके, चाहे कहीं भी बिके। ये नहीं कि हम 2% ले रहे हैं,
वो कहेगा नहीं हम तो उसमें 4% लेंगे कर, कोई कहेगा नहीं हम तो 10% कर लेंगे, फिर ऐसा नहीं होता। ठीक, वो इकोनॉमी का विषय है। अभी बस आपको ये जानना है कि जीएसटी जो समष्टि सूची में रखा गया है, तो इसमें अब दोनों सरकारें करारोपण के कानून बनाती हैं। ठीक, विचार में इसको इस बात के बजाय है कि ज्यादा पढ़ाने से क्या होगा, कंफ्यूजन पैदा होता है। स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा पढ़ो और बाकी चीज हर चीज ना पढ़ो। जब उतना मेच्योर हो जाओ तब ज्यादा पढ़ो। और ये याद रखना है, हम लोग इकोनॉमी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। हम लोग जो है सेंटर स्टेट रिलेशन देख रहे हैं, फिनेंशियल रिलेशन। हमें इकोनॉमी पर नहीं जाना है। अब सेंटर स्टेट रिलेशन के संदर्भ में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेशन। है क्या बता दो इकोनॉमी। हाँ आएंगे आएंगे, क्योंकि इकोनॉमी समझ में आती थी। हाँ? कोई कोई रखे हैं वो लक्ष्मीकांत रखा करो ना, जब क्लास में आया करो तो लक्ष्मीकांत रखा करो। रखा करो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स। अब हम ये देखेंगे टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ठीक, हिंदी में है करों का बंटवारा। करों का बंटवारा ये TAX होगा कि TAXES होगा? TS होगा, सही है, ये होगा, TS होगा। हाँ, हेडिंग है करों का बंटवारा। करों का बंटवारा, हेडिंग है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, करों का बंटवारा। ठीक, अब इसके अंदर हमको दूसरी हेडिंग डालनी है अबाउट यूनियन टैक्सेस। यूनियन टैक्सेस संघीय सूची के बारे में, संघीय करों के बारे में, संघीय करों के बारे में। ये क्या है अभी बताते हैं। संघीय कर या यूनियन टैक्स कौन है? ये वो कर हैं जिसको केंद्र सरकार आरोपित करेगी, जिसको केंद्र सरकार लगाएगी। दे आर द टैक्सेस लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने आपको बताया था तीन टर्म, हमने आपको बताया था एक टर्म होता है लेवी। लेवी माने होता है लगाना, कर लगाना। ठीक, एक शब्द हमने आपको बताया था कलेक्शन या कलेक्ट। कलेक्ट माना होता है उस कर की वसूली। कर की वसूली, कर लगाया जाता है और लगाने पर फिर कर वसूला भी तो जाता है। तीसरा शब्द आपको बताया था हमने अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन इसको हिंदी में कहते हैं विनियोग। विनियोग माने उस कर को, जो पैसा आया है उसको कौन अपनी जेब में रखेगा, अर्थात कौन उसका प्रयोग करेगा। विनियोग माने उसको कौन खर्च करेगा, कौन उसको रखेगा, यह विनियोग। और चौथा शब्द बताया था असाइन। असाइन, असाइन माने सौंपना। सौंपना, इन तीन शब्दों से आपको परिचित रहना है। ठीक,
अब हम बात करते हैं यूनियन टैक्स, केंद्र सरकार के कर। जब कहते हैं केंद्र सरकार के कर, इसका अर्थ है इन टैक्स को लेवी कौन करेगा, इन करों को कौन लगाएगा, यूनियन, केंद्र सरकार लगाएगी। ठीक, यहां तक बात समझ आ गई। जब हम देखते हैं संघीय करों के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, हम यहां पर उन करों के बारे में बात करेंगे जिनको केंद्र सरकार लगाती है। हम ये कहें जिसको भारत सरकार लगाती है, हम उन करों की बात करने जा रहे हैं। जैसे इनकम टैक्स कौन लगाता है, भारत सरकार का कर है। कॉर्पोरेट टैक्स कौन लगाता है, भारत सरकार लगाती है। हाँ, कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन टैक्स माने जो कंपनियां होती हैं, कंपनियों को जो प्रॉफिट होता है उस पर कर कौन लगाता है, भारत सरकार लगाती है। ये सब यूनियन टैक्स है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता है, भारत सरकार लगाती है। या बीमा है, शेयर मार्केट है, फ्यूचर मार्केट है, ये सब जो है यूनियन लिस्ट के विषय हैं। और अगर यहां पर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस ट्रांजैक्शन पे अगर कर लगाया जाएगा तो वो कर कौन होगा, जो यूनियन टैक्स होगा, अर्थात उसको केंद्र सरकार लगाएगी। ठीक, तो हम उन करों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनको लगाने का काम कौन करता है, भारत सरकार। तो ऐसे करों को हम यूनियन टैक्स कहते हैं। हम उन यूनियन टैक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक, अब आगे सुनिए। हम जब कहते हैं यूनियन टैक्स, तो इसका अर्थ यह है कि उन करों के बारे में निर्णय कौन करेगा, यूनियन कैबिनेट, मोदी कैबिनेट उसके बारे में पहले कोई निर्णय करेगा और उस निर्णय के मात्र से वो कर नहीं लगाया जा पाएगा। कर तब लगेगा जब संसद में उस कर से जुड़ा एक बिल लाया जाएगा, जिसको हम लोग मनी बिल कहते हैं, धन विधेयक कहते हैं। लोकसभा में जाया जाता है और जब वहां से पास हो जाएगा वो बिल, तो पास होने के बाद जो है तब कर लगेगा। ठीक, तो उन्हीं टैक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यहां पर जो है पहला एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 268। ठीक, 268 क्या कहता है, 268 ये कहता है उन करों की बात कर रहा है, ऐसा यूनियन टैक्स है, माने उसको लगाएगा कौन, केंद्र सरकार उसको लगाएगी। तो कुछ यूनियन टैक्स ऐसे हैं जिसको लगाती केंद्र सरकार है, लगाने के बाद जो है राज्य सरकार कहती है कि इन करों को अब आप कलेक्ट करो। तो कलेक्ट करने के पास अपने पास ही रखो, खर्च करो, लगाएंगे हम बस। कितनी बात समझ आ रही है? हमने क्या कहा, कुछ यूनियन टैक्स ऐसे होते हैं, यूनियन टैक्स है, यूनियन टैक्स का अर्थ ही कि उसको केंद्र सरकार लगाएगी, राज्य सरकार नहीं लगाती है, केंद्र सरकार लगाएगी कि इस विषय पर इतना टैक्स जो है हमने निर्धारित कर दिया, हमने लगा दिया। अब वसूली का काम हम नहीं करेंगे। अब राज्य सरकार अपने ऑफिसर से, जो उनके पीसीएस अधिकारी हैं, जो उनके सीटीओ हैं, जो कमर्शियल टैक्स ऑफिसर हैं, जो जीएसटी ऑफिसर हैं, अपने अधिकारियों राज्य सरकार इसको वसूल कराएगी। वसूल कराने के बाद अपने पास ही रखेगी। तो आर्टिकल 268 में ऐसे कराते, ऐसे यूनियन टैक्स आते, जैसे स्टैंप ड्यूटी, जैसे स्टैंप ड्यूटी, जिससे शेयर है, अगर शेयर का ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसमें स्टैंप ड्यूटी लगती है। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी में जो है स्टैंप ड्यूटी लगती है। बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, इस प्रकार के कई जो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जिन पर स्टैंप ड्यूटी लगती है। ये जितने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हमने आपको बताए, बीमा के, बैंक के, शेयर मार्केट के, ये सारे प्रोडक्ट जो है यूनियन लिस्ट के विषय हैं, संघीय सूची के विषय हैं। ठीक, तो इस पर स्टैंप ड्यूटी कितनी लगेगी, ये केंद्र सरकार तय करेगी। केंद्र सरकार ने बता दिया किसमें माध्यम, इस प्रकार के वित्तीय लेन देन में आपको जो वित्तीय लेन देन हो रहा उसमें जो है 5% जो है स्टैंप ड्यूटी लगेगी। ठीक, अब उस स्टैंप ड्यूटी को वसूल करने का काम राज्य सरकारें करेंगी और जो पैसा मिलेगा अपने खजाने में रखेंगे, केंद्र सरकार को नहीं देंगी। तो यहां पर आर्टिकल 268 में वो कर रखे गए हैं जिनको भले ही लगाता हो यूनियन, जो वो यूनियन टैक्स हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, मगर वो वसूले जाएंगे राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा ही प्रयोग किए जाएंगे। अब बताइए, देखिए अब आप हमसे इकोनॉमी का प्रश्न कर रहे हैं। ठीक, अब प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त में साथ जो है स्टेट
हर स्टेट टैक्स लगाता है। प्रॉपर्टी किस टाइप की है? अब प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए वो एग्रीकल्चर है, नहीं पकड़े एग्रीकल्चर है, ठीक, तो एग्रीकल्चर है उसमें खरीद फरोख्त हो रही है, स्टेट जो है उस पर टैक्स लगाएगा, ठीक है। ड्यूटी लगता है, ड्यूटी टू सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड जो है हमारे पास आई तो उत्तराधिकार में आ रही है, ठीक, उसमें ड्यूटी लगेगी। या एग्रीकल्चर लैंड में स्टेट ड्यूटी लगती है, तो वो प्रॉपर्टी किस टाइप की है, उस प्रकार हम टैक्स सकते हैं। मगर ये विषय जो है, आप ये विषय जो इकोनॉमी का हो गया है, टीचर नहीं है। हाँ, तो आर्टिकल 268 के तहत वो कराते हैं। आर्टिकल 268 में कौन सा करा रहे हैं? जिनकी लेवी, जिनका आरोपण, इनको आरोपित किया जाएगा किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा, ठीक। लेकिन इनका कलेक्शन माने इनका संग्रहण, इनकी वसूली, इनका संग्रहण कौन करेगा? राज्य सरकारें करेंगी, ठीक। और इनका अप्रोप्रिएशन माने इसका प्रयोग कौन करेगा? इसको खर्च कौन करेगा? ये जो कर से पैसा मिला है कौन करेगा? राज्य ही करेंगे, यहां कौन टैक्स आ रहे हैं? यहां टैक्स आ रहा है शेयर का अंतरण माने ट्रांसफर ऑफ शेयर, बीमा पॉलिसी, चेक, ठीक, प्रोमिजरी नोट, इस पर जो है स्टैंप ड्यूटी लगती है। स्टैंप ड्यूटी अनुच्छेद 268 में वो कराते हैं, वो यूनियन टैक्सेस आते हैं जिनका आरोपण तो केंद्र सरकार करती है, उन टैक्स को केंद्र सरकार लगाएगी, मगर उन टैक्सेस की वसूली राज्य सरकार करेंगे और उस टैक्सेस से जो पैसा मिला है वो राज्य सरकार ही प्रयोग करेंगे। माने उत्तर प्रदेश में अगर इस प्रकार का कोई जो है बीमा पॉलिसी का कोई जो है लेन देन हो रहा है, उसमें स्टैंप ड्यूटी लगेगी। स्टैंप ड्यूटी किसने तय की? केंद्र सरकार ने। उस स्टैंप ड्यूटी को वसूला किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने, और उसका प्रयोग किया। महाराष्ट्र में ऐसा कोई काम हो रहा है तो केंद्र सरकार ने स्टैंप ड्यूटी तय कर दी है, महाराष्ट्र सरकार उसकी वसूली करेगी और महाराष्ट्र सरकार ही उसका प्रयोग करेगी। तमिलनाडु में वही काम हो रहा है तो केंद्र सरकार ने उसकी स्टैंप ड्यूटी तय कर दी है, तमिलनाडु सरकार उसको अपने राज्य में वसूलेगी और खुद ही प्रयोग करेगी। तो यहां पर ऐसे वित्तीय सौदे आते हैं जिन पर स्टैंप ड्यूटी जो है केंद्र सरकार तय करती है, मगर उन टैक्सेस की वसूली राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में करती हैं और वसूली से जो पैसा आता है राज्य सरकार अपने खजाने में रखती है, उसका खुद प्रयोग करती है। ये बात समझ में आई? स्टेट का होता है, अभी लिखवाएंगे। स्टेट कैसे लगा ये ना किए, शेयर जो है क्योंकि स्टॉक मार्केट यूनियन लिस्ट का विषय है, इसीलिए इस पर कर कौन लगाएगा? यूनियन टैक्स लगाएगा। हमने हेडिंग क्या डाली? अबाउट यूनियन टैक्सेस। हम संघीय करों के बारे में बात कर रहे हैं। ये वो संघीय कर हैं जिनको भले ही यूनियन ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया, लेवी उसने किया, मगर उसके बाद इसका कलेक्शन राज्य सरकार करती है और राज्य सरकार ही इसका प्रयोग करती है। यह संविधान का अनुच्छेद 268 कहता है कि कुछ ऐसे यूनियन टैक्सेस होते हैं जिनको यूनियन टैक्स है, क्योंकि वो लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार उसको लगाएगी। लगाने के बाद केंद्र सरकार बता दी इसमें इतना टैक्स लिया जाएगा। अब राज्य सरकार उस टैक्स को वसूलेगी, वसूलने के बाद अपने राज्य के खजाने में रखेगी और अपना उसका खुद ही प्रयोग करेगी। बस लगाने का काम केंद्र सरकार का होता है। अनुच्छेद 268 इसके बारे में बात करता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन से टैक्सेस हैं या इस पर कैसे प्रश्न बनते हैं, वो भी हम आपको बाद में बताएंगे अगली क्लास में। अभी बस इतना समझिए, यहां से प्रश्न आया है एग्जाम में। तो हेडिंग डालिए आर्टिकल 268, हेडिंग डालिए, लिख लीजिए taxes levied by the central government, taxes levied by the central government, taxes levied
by the central government, but collected and appropriated by the state government। ये हेडिंग है, हिंदी में लिख लीजिए। अनुच्छेद 268 यहां पर क्या है? ऐसे कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, ऐसे कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, ऐसे कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, परंतु उन्हें राज्य सरकार द्वारा संग्रहित और विनियोजित के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्रयोग। विनियोजित के ब्रैकेट में लिखिएगा प्रयोग, क्योंकि आपके परीक्षा में हिंदी वालों को वहां पर विनियोजित शब्द मिलेगा एग्जाम में, ठीक। तो विनियोजित माने प्रयोग। ऐसे कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, परंतु उनका संग्रहण और विनियोजन ब्रैकेट में प्रयोग राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। परंतु जो राज्य सरकार द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाते हैं, ठीक। एग्जाम्पल में लिख लीजिए स्टैंप ड्यूटी। एग्जाम्पल है स्टैंप ड्यूटी। एग्जाम्पल है स्टैंप ड्यूटी। डी हम नहीं जानते। डी स्टैंप ड्यूटी जो है राज्य सरकारें भी लेती हैं। इसके अलावा जो स्टैंप ड्यूटी हैं उस पर राज्य सरकार स्टैंप ड्यूटी लेती है। ये जो इस पर स्टैंप ड्यूटी केंद्र सरकार लगाती है, राज्य सरकारें भी अपना स्टैंप ड्यूटी लगाती है ना, तो हम डी स्टैंप का नहीं समझ पा रहे हैं। उदाहरण के लिए स्टैंप ड्यूटी जो शेयर के अंतरण, स्टैंप ड्यूटी जो शेयर के अंतरण, बीमा पॉलिसी, टैक्स, प्रोमिजरी नोट पर लगाए जाते हैं, पर लगते हैं। बीमा पॉलिसी, चेक, प्रोमिजरी नोट पर लगाए जाते हैं। माने इन विषयों पर ये जो हमारे वित्तीय सौदे हैं, ये वित्तीय सौदे क्या हैं? ये सब यूनियन लिस्ट के आइटम हैं। बीमा किसका विषय है? यूनियन लिस्ट का, हमने आपको बताया था। शेयर बाजार किसका विषय है? यूनियन लिस्ट का। बैंकिंग किसका विषय है? यूनियन लिस्ट का, जो हमने आपको उसमें बताया था। तो हमने यूनियन लिस्ट में आपको बताया था बीमा, बैंकिंग, शेयर मार्केट, ये सब यूनियन लिस्ट संघीय सूची में आते हैं। तो यहाँ पे जो लेन देन होगा उसमें स्टैंप ड्यूटी लगाने का काम कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी, क्योंकि उनका विषय है। तो केंद्र सरकार का ये कर ऐसा होता है कि केंद्र सरकार लगाती तो है, उसके बाद लगाने के बाद हट जाती है। राज्य सरकार कहती है तुम अपना वसूलो और अपना खर्च करो। किसके अंदर नहीं आ रहा? यूनियन के अंदर आ रहा है, पर वो स्टेट नहीं है। स्टेट नहीं। हाँ क्या है?
अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ गई? यहाँ तक बात समझ आ गई? आगे बढ़े, समझ आ गई? शेयर मार्केट आई, शेयर हमने क्या कहा, हम संघीय कर के बारे में बता रहे हैं। संघीय कर है ये, यूनियन टैक्स है। कलेक्ट वो करेगा स्टैम्प ड्यूटी। हम स्टैम्प ड्यूटी की बात कर रहे हैं। हम जो है ट्रांसफर ऑफ शेयर की बात, जब शेयर का ट्रांसफर किया जाता है और उसमें स्टैम्प ड्यूटी अगर लग रही है, जब उसमें स्टैम्प ड्यूटी लगती है तो स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगेगी ये केंद्र सरकार तय करती है। अब उसकी वसूली, उसका कलेक्शन वह सरकार करेगी उस स्टैम्प ड्यूटी का। और जो है देखिए, हमको लगा कुछ ऐसा काम फंस रहा है जैसे ट्रेन है, ट्रेन रेलवे नहीं, रेलवे है। रेलवे क्या है, यूनियन लिस्ट का विषय है। रेलवे में जो आप किराया देते हो वो किराया रेलवे के पास जाता है, ठीक, राष्ट्र के पास तो नहीं आएगा। रेलवे किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एंटरप्राइज है। लेकिन रेलवे पर जो किराया होता है, किराए पर टैक्स भी लगता है। रेलवे के किराए पर टैक्स भी लगता है, तो वो टैक्स है, वो टैक्स कहाँ जाएगा? दोनों अंतर हो गया। एक किराया है, किराया तो जाएगा सेंटर के पास, रेलवे के पास जाएगा, मगर रेलवे के किराए में टैक्स भी लग रहा है, वो टैक्स कहाँ जाएगा? बात समझ आ रही है? प्रोसेस समझ आई कि नहीं आई? कुछ इस प्रकार की खोज आज है को लेकर कुछ दिक्कत आ रही होगी। दोनों चीजें हैं, किराया जा रहा है केंद्र सरकार के पास या किराया जा रहा है रेलवे के पास, लेकिन उस किराए में टैक्स भी लगाया जा रहा है। टैक्स कहाँ जा रहा है? टैक्स राज्य के पास जा रहा है, क्योंकि रेलवे राज्यों से भी गुजरता है। माल भाड़ा है, गुड्स है, माल हमने अपनी स्कूटर जो है रेलवे से पहुंचाई दूसरी जगह, माल भाड़ा लगा, तो भाड़ा लगा तो रेलवे के पास गया, लेकिन माल भाड़े में ऊपर से टैक्स भी लगा है, वो टैक्स कहाँ जाएगा? ठीक, तो हो सकता है आप जो बात करें उसको विस्तार से समझने की कोशिश करो, हो सकता है कुछ ये फ्रेश फंस रहा हो। अब बात कुछ क्लियर हुई है? लेकिन बात यह कि ये इकोनॉमी नहीं है, तो हम लोग को वहां तक नहीं जाना है, उतना हमने होमवर्क भी नहीं किया इकोनॉमी को लेकर, तो उसके लिए समय चाहिए ना कि हम अब सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल को पढ़ाने के लिए हम इकोनॉमी में अलग से होमवर्क करें, चीजें काफी लंबी हो जाएगी। अंग्रेजी में लिखा, अंग्रेजी में लिख लिया, इसका हेडिंग तो लिख ली होगी ना, एग्जाम्पल लिखना होगा। देखिए एग्जाम्पल, स्टैम्प ड्यूटी ऑन पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस, स्टैम्प ड्यूटी ऑन पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस, चेक promissory note and transfer of shares etc. आप समझ आई बात? आगे बढ़े, हम लोग यूनियन टैक्स, अभी हम लोग यूनियन टैक्स की बात कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, जो टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। हम जब कह रहे हैं यूनियन टैक्स तो माने ये यूनियन का टैक्स है, ये सरकार कर लगा रही है, लेकिन लगा रही है मगर उसका पैसा अपने पास नहीं रख रही है, यहां तक कि कर लगा हुआ तो उसकी वसूली भी नहीं कर रही है। हमने कर लगा दिया, अब हर राज्य अपने अपने यहाँ जो है हमारे उस कर को वसूले और अपने पास ही रखें, प्रयोग करें पूरा, बस उसने लगा दिया, लगा हमने दिया, अब अपना वसूलो, अगर वसूल पाओ और जितना मिल पाए, क्योंकि कर वसूली भी तो नहीं पाती है, लोग जालसाजी करते हैं, घपला करते हैं, कर चोरी करते हैं। केंद्र सरकार ने कर बता दिया कि इतना स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, अब अपना वसूलो, तो वापस अधिकारी हैं तो वापस अपने स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनसे जाके वसूली करवाओ जाके। अब वो जिस टीम शामिल हो गया है, नहीं, अब वो पहले इसमें स्टैम्प, ये जो शेयर के अंतर्गत बीमा पॉलिसी के अलावा दवाएं भी थी, प्रसाधन सामान थे, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट भी थे, अब वो सब जीएसटी में मर्ज कर दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर इतना ही बचा है। ये जो है जो आप पढ़ रहे हैं ये कोई पुरानी चीज पढ़ रहे हैं, इसका वो पोर्शन जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है। ये कब का है, ये कब का है, कौन से एडिशन का है, ये क्या लक्ष्मीकांत क्या है? हाँ, कब का है ये कब अपलोड की गई है?
काफी टाइम का डेट नहीं हुआ। हाँ वो दिखाओ दिखाओ इधर दिखाओ दिखाओ, खोलो 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 खोलो। हाँ आर्टिकल खोलना, इसमें इसमें जो बात कही गई है इसमें लिखा है शराब, इधर देखिए इसमें लिखा है शराब नशीले पदार्थों से युक्त जो है औषधि माने जो मेडिसिनल और जो है टॉयलेट प्रिपरेशंस हैं, इससे जुड़े जो प्रोडक्ट और इस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, अब ये सब चीजें जीएसटी में मर्ज कर दी गई हैं। अब ये जीएसटी में आ गया है, तो जब जीएसटी में आ गया तो अब वो जीएसटी में आने के बाद अब वो केंद्र सरकार का नहीं रहा, वो अकेले केंद्र राज्य सरकार दोनों का होगा, वो समवर्ती सूची में चला गया। हम अभी यूनियन लिस्ट के टैक्सेस की बात कर रहे हैं, तो इस पर स्टैम्प ड्यूटी आज यूनियन लिस्ट का विषय है, ठीक। और जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है जो जिसमें जो दिया गया है वो सब चीजें जो है अब जीएसटी में मर्ज हो गई हैं। जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, जो मेडिसिनल चीजें थी, वो सब जो है उसमें चली गई हैं। आगे बढ़े। हैं? 4 मिनट क्या, हम आपको भी 14 मिनट पढ़ाएंगे। कुछ समझ में ना हो तो बताओ, जब समझ में ना आ रहा तो वहां से बंद कर दिया जाएगा। तो बस कहीं कहीं भाई जाना हो तो बताओ। अब जो है अब अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 268A। इसको सुनिए, लिखिए नहीं, अच्छा आगे हम लिखवा देंगे। 268A है, ये अगला आर्टिकल है। इस आर्टिकल में क्या है, इस आर्टिकल में सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, ठीक। अब सर्विस टैक्स हटा दिया गया है, अब सर्विस टैक्स को जो है जीएसटी में शामिल कर दिया गया है, तो आज कोई अलग से सर्विस टैक्स नहीं लगता, ठीक। अब सर्विस टैक्स हट चुका है, तो यहां पर आप लिखोगे आर्टिकल 268, यहां पर लिखोगे रिपीड, REPP, रिपीड की स्पेलिंग क्या है? रिपीड नहीं है, रिपीड, रिपीड, रिपीड माने डिलीटेड, ओमिटेड, माने निर्सित, हिंदी में कहेंगे इसको निर्सित। REPEALED, रिपीड निश्चित है। देखो उसमें आर्टिकल 268 दिया गया है। ये सर्विस टैक्स था जो ये जो है 2003 में संविधान संशोधन करके सर्विस टैक्स डाला गया था, अब इसको हटा दिया गया है, ठीक। तो बस आपको इतनी जानकारी रखनी है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि 268 जो सर्विस टैक्स था जो अब नहीं लगता, अब इसको हटा दिया गया। जब 101वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, जब 101वां संविधान संशोधन अधिनियम आया जिसके बाद जीएसटी लगाया गया, तो अब सर्विस टैक्स को जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक। तो अब सर्विस टैक्स अलग से नहीं लगता, अब सर्विस टैक्स जो है खत्म कर दिया गया है, अब उसकी जगह जीएसटी लग रहा है। हाँ कुछ लिखा है 268 है क्या में? दिखाओ। हाँ इसमें कुछ बताया नहीं गया है इसके बारे में, अब ये जो है हट गया है, ठीक। तो आपको बस इतना नोट करना है, अनुच्छेद 268A सेवा कर लिख लीजिए, अनुच्छेद 268A सेवा कर, आगे लिख लीजिए ब्रैकेट में निर्सित, हटा दिया गया है। कब हटाया गया? ये जो जब जीएसटी आया 101वां संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया, इसको निर्सित कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। बात न कीजिए, सर्विस टैक्स रिपीड बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक। जब भारत में जीएसटी लागू किया गया 101वें संविधान संशोधन के द्वारा, आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है, तो संविधान संशोधन है 101वां संविधान संशोधन,
ठीक। तो 121 संविधान संशोधन के द्वारा अब सर्विस टैक्स नहीं लगाया जाता, क्योंकि सर्विस टैक्स अब जीएसटी का एक पार्ट बन गया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसमें सर्विस आ गया ना, इसलिए अभी हटा दिया गया। तो नहीं तो ये भी यूनियन टैक्स था, सर्विस टैक्स भी यूनियन टैक्स था, जिसको केंद्र सरकार लगाती थी। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 268A is repealed by 101st Constitutional Amendment Act, 2016। पहले क्या होता था कि मान लीजिए सेवा है, सेवा में अलग दर से कर लग रहा है, वस्तु है उसमें अलग दर से कर लग रहा है। अब एक ही रेट है, चाहे सेवा हो चाहे वस्तु हो, जीएसटी लग रहा है, और जीएसटी की एक ही रेट है। या तो 5% लग रहा होगा, या 12% लग रहा होगा, या 18 लग रहा होगा, या 28 लग रहा होगा। अब ये नहीं कि वस्तु तो अलग लग रहा है, सर्विस तो अलग लग रहा है। वो तब होता ये था, तब क्या होता था कि मान लीजिए कोई वस्तु है, उसमें कर ज्यादा लग रहा है, तो बेचने वाला कहता था ये वस्तु है नहीं, हम तो सेवा दे रहे हैं। और अगर सेवा में जो है कर ज्यादा लग रहा है, तो कहता था हम सेवा दे नहीं रहे, हम तो वस्तु दे रहे हैं। मतलब मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, ठीक, और हम पर सर्विस टैक्स लग रहा है, हमको लगता है सर्विस टैक्स महंगा पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे हम सेवा नहीं दे रहे हैं, हम तो अपने जो है अपने क्लासेस के जो वीडियो हैं, जो प्रोडक्ट है, वस्तु हम बेच रहे हैं, हमसे कम टैक्स लीजिए, ये करते थे। तो इन चीजों से बचने के लिए आप चाहे वस्तु हो चाहे सेवा हो, एक कर है जीएसटी। अब उसका अगर रेट 5% है तो 5% दीजिए, अगर 12 है तो 12 दीजिए, 18 तो 18 दीजिए। देखिए एजुकेशन में को जीएसटी से अलग रखा गया है, ठीक। एजुकेशन ताकि सस्ती रहे तो उसको हमको खुद प्रसार करना है। लेकिन जो कोचिंग पढ़ाए हुए हैं, कोचिंग पढ़ाने पर जो है 18% जीएसटी लगता है। जब फीस ली जाएगी तो सरकार 18% जीएसटी लेगी, तो वो 18% जीएसटी किससे वसूला जाएगा, फिर टीचर है बच्चों से वसूलेगा, ठीक। आगे बढ़े, बात समझ आई नहीं? 269, आर्टिकल 269, इसको समझ लीजिए क्या है, बात ना कीजिए। हमने आपको पहले ही बताया था कि ये फाइनेंशियल रिलेशन पढ़ रहे हैं, और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ठीक। ये पॉलिटी का एक कठिन टॉपिक है, दूसरे टॉपिक आसान है इसके कंपैरिजन में। 268 में क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनियन टैक्स। जब यूनियन टैक्स पढ़ रहे हैं तो उनको लेवी कौन करेगा, केंद्र सरकार। उनको कौन लगाएगा, केंद्र सरकार, ठीक। अब हमने बताया था अभी बहुत सारी चीजों में सेवा कर जीएसटी नहीं लगा हुआ है, तो हम उन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, उन आइटम्स की बात कर रहे हैं, उन गुड्स की, उन वस्तुओं की बात कर रहे हैं जहां जीएसटी नहीं लगा हुआ है, ठीक। होता यह है, हमने उदाहरण के लिए मान लीजिए ये पेन है और पेन पे कोई जीएसटी नहीं लग रहा है, तो पेन जब बिकेगा तो पेन जो बिक्री कर है, सेल टैक्स है, ये राज्य सरकार का टैक्स होता है, ये स्टेट लिस्ट का टॉपिक है। कोई भी चीज बिकेगी, अगर कोई चीज बिक रही है तो उसमें सेल टैक्स लगता है, और सेल टैक्स राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार बताती है कि इसमें कितना सेल टैक्स लेंगे, उसका राज्य सरकार के अपने ऑफिसर, जिसको सीटीओ कहते हैं, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, वो जाकर सेल टैक्स की वसूली करेंगे और राज्य सरकार के खजाने में जमा करेंगे, राज्य सरकार उसका उपयोग करेगी। क्योंकि बिक्री कर सेल टैक्स किसका विषय है, स्टेट लिस्ट का विषय है, ठीक। तो इस पेन को जब बेचेंगे और बेचने बिक्री कर लगेगा तो बिक्री कर कौन लगाएगा, राज्य सरकार लगाएगी। कौन वसूलेगा, राज्य सरकार ही वसूलेगी, राज्य सरकार के ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर वसूलेंगे। पैसा जो आएगा टैक्स से कहां जाएगा, राज्य सरकार का जो खजाना है उसमें रखा जाएगा, उसका प्रयोग कौन करेगा, राज्य सरकार प्रयोग करेगी। लेकिन अगर पेन हम यहां बेचते हैं और उसको बेचने बनाते यहां पर हैं और बेचने जाते हैं मध्य प्रदेश, एमपी में पेन की बड़ी डिमांड है, तो कोई चीज जब इंटरस्टेट ट्रेड या कॉमर्स का पार्ट होती है, बनता यहां पर है और बिकता है बाहर जाकर, स्टेट के बाहर,
तो वो यूनियन टैक्स का विषय बन जाता है। और उस पर यूनियन टैक्स, उस पर केंद्र सरकार तय करेगी किस पर कितना टैक्स लगाया जाए। अगर राज्य के अंदर ही बिक रहा है, ठीक, तो राज्य सरकार तय करेगी इसमें कितना सेल टैक्स लगेगा। लेकिन राज्य सरकार से बाहर जाकर दूसरे राज्य में बिक रहा है, तो जब एक राज्य से दूसरे राज्य में चीज आती जाती है तो फिर केंद्र पर कंट्रोल करता है। तो अब इस पर सेल टैक्स कौन लगाएगा? केंद्र सरकार लगाएगा। इसको कहते हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स। हम ये मान के चल रहे हैं कि उसमें जीएसटी नहीं लग रहा है। जीएसटी लगा तब तो बात दूसरी हो जाएगी। तो वो प्रोडक्ट जिसमें जीएसटी नहीं लग रहा है, अगर वो एक जगह से दूसरे राज्य में जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य बिकने जाते हैं, इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है, उनका इंटर स्टेट कॉमर्स हो रहा है, तो उस पर सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है। और ये सेंट्रल सेल्स टैक्स